हेलो कॉन्फैक्ट्स। आज हम लोग जो हैं आपका लास्ट क्लास में हमने डीपीएसपी को ख़त्म किया था। डीपीएसपी के बाद जो है हम आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करने वाले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। हालांकि डीपीएसपी के अंदर जो है आप देखेंगे वो लिबरल, सोशलिस्ट और आपका जो है गांधीनियन टाइप के भी डीपीएसपी का कैटेगराइजेशन है। वो कैटेगराइजेशन मैं आपको कभी बता दूंगा, ऐसे ऐसे है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नॉर्मली लिखवा देता हूँ, आप उस आर्टिकल को ना बस एक सर्कल कर लेना। ठीक है, आई होप कि कहाँ से दिखेगा, यहाँ दिख जाएगा अगर आप लोग को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट की बात करूँ, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर अगर बात करूँ, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। एक हो गया आपका आर्टिकल 38, 39, देन 39A एंड देन 41, 42 एंड 43। ठीक है, एंड देन 43A, ये आपके सोशलिस्ट में आते हैं। देन उसके बाद अगर मैं बोलूँ गांधीनियन में, गांधीनियन में अगर आपका मैं बोलूँ तो गांधीनियन प्रिंसिपल्स में आपके जो आएंगे, दैट इज़ आई विल से 40, 43, देन 43B एंड देन आपका 46, 47 एंड 48 तो स्पेशली आएगा ही आएगा। ठीक है ना। एग्रीकल्चर। लिबरल की बात करें तो लिबरल प्रिंसिपल्स में अगर हम बात करें, आई विल से उसमें हम देख सकते हैं कि दैट इज़ आर्टिकल 44, 45, 48, 48A एंड देन आई विल से 49, 50 एंड देन 51। ये सारे के सारे जो हैं, अगर आप लोगों ने नहीं, मतलब कि हालांकि मैंने बताया भी नहीं था, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक बार कोशिश करना कि ये सर्कलाइज कर लेना, उस पर लिख लेना कि ये प्रिंसिपल इससे बिलोंग करता है, क्योंकि यूपीएससी अक्सर इस पर क्वेश्चंस पूछता है। प्लस आई विल से जो है यूपीएससी जानना चाह रहा होता है कि आपको पता है डिफरेंसेस, पता है नहीं है पता डीपीएसपी के अंदर। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। तो एक बार कर लेना। हालांकि मैं थोड़ा सा अगर समझाऊँ भी तो देखो, 38 आपका क्या था, 38 आपका वेलफेयर स्टेट, कल्याण की बातें कौन करेगा भाई। जो समाजवादी लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है समाज के अंदर जो है कल्याणकारी नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में अक्सर जो है आपको चर्चा करते हुए मिलती हैं। समाजवादी लोगों का सबसे मेन कंसर्न ही होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी हो जो लोगों का वेलफेयर करे। ठीक है ना, जो समाज को तर्ज पे रखते हैं वो समाजवादी के अंदर आते हैं। तो समाजवादी आई विल से कम्स इन द आर्टिकल 38। 39 के अंदर आपने देखा होगा कि जो है मेंस और विमेंस जो है वो आपका लाइवलीहुड जो है, उनके जो लाइवलीहुड का मीन्स है वो सबके लिए इक्वलाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को मौका ज़्यादा मिले, किसी को कम मिले। उसके बाद आपने देखा होगा ऑनरशिप ऑफ द आई विल से जो रिसोर्सेज जो है, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर ऑनरशिप जो है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ना हो। इसकी बात कौन करेगा? जब भी समाजवादी की बात आती है, समाजवादी का मतलब कौन, कि जो समतामूलक समाज चाहते हैं, जो है जो समानता को जो है तर्ज पे रखते हैं, जो समाज के अंदर बराबरी की बातें करते हैं, वो समाजवादी है। और समाजवादी ही वाले आर्टिकल्स हैं सारे के सारे। आर्टिकल 39 के अंदर मैंने जैसे बताया आपको, मेंस एंड वीमेंस में मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, मेटल रिसोर्सेज का जो है मेटल रिसोर्सेज का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। एंड प्लस आई विल से कि जो रिसोर्सेज है उसको इक्वली बांटना भी ज़रूरी है। देन आपके देखेंगे कि मेंस एंड वीमेंस को जो आपका जो इनकम है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इक्वालिटी की बात, जहाँ पे वर्ड इक्वालिटी आ जाता है, सोशलिस्ट जो है अपने आप ही सामने आ जाएगा। उसके बाद आर्टिकल उसके बाद देखा होगा वर्कर्स के लिए, मेंस के लिए, विमेंस के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो है हेल्थ की पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी पे रहता है समाजवादियों के लिए। ठीक है, समाजवादी अक्सर जो है सबसे पहले किस चीज़ पे करते हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान उनके मुख्य मुद्दों में से एक है। उसके बाद समाज के अंदर आप देखेंगे उसका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, ये सब जो है समाजवादियों के अहम मुद्दे हैं। और ये सब देखेंगे आप इन आर्टिकल्स के अंदर जो है इनकी मांग है। आर्टिकल 41 की बात करें तो वो जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए आपका जो है पेंशन की व्यवस्था करना, या डिसेबल्स के लिए या अनएम्प्लॉयड के लिए जो है इस तरह की व्यवस्थाओं के बारे में जो है आर्टिकल आई विल 41 में बता रखा है। आई विल से आर्टिकल 42 में मैंने आपको आर्टिकल 42 मैंने बताया था। आर्टिकल 43 में मैं जो है आपका मैटरनिटी रिलीफ की बात थी। तो जाहिर सी बात है भाई, मैटरनिटी रिलीफ जो है विमेंस को मिलता है, क्योंकि विमेंस जो है वो उस दर्द को सहते हैं जिसको शायद जो है कभी पुरुष जो है किस उससे उस चीज़ से मतलब
उसका अनुभव कभी नहीं करते। तो जो उनके दर्द की जो उनके दर्द हैं, उनकी पीड़ाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं एक लेवल प्रोवाइड करना, उनको वो रिलीफ प्रोवाइड करना कि जिससे कि वो अपने इस दौर से उभर सके। ठीक है, तो इसलिए जो है आर्टिकल 42 है मैटरनिटी रिलीफ, जब आपका जो है विमेंस प्रेग्नेंट होती है तो उसके कैटेगरी में दिया जाता है। देन आर्टिकल आई विल से 43 जो है वो आपका लिविंग वेज की बात करता है वर्कर्स के लिए। मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था लास्ट क्लास के अंदर। वो भी जो है लिविंग वेज किसके, वर्कर्स के लिए। और वर्कर्स देखिए, किसान और मजदूर जो है वो तो हमेशा से ही सोशलिस्ट के जो है सबसे अहम जो है कम्युनिटीज़ माने जाते हैं। जो मतलब कहते हैं ना कि द मासेस इफ़ यू फाइंड आउट, तो सबसे ज़्यादा मास जो उनका आता है वो कहाँ से आता है, वो आता ही आपका जो है वर्कर्स और एग्रीकल्चरलिस्ट से आता है। दुनिया भर में जो समाजवादियों ने जो क्रांतियाँ की है, वो समाजवादियों ने क्रांतियाँ ही दो लोगों के वजह से की है या दो लोगों के साथ की है, एक किसान और एक मजदूर। बेस्ट एग्जाम्पल है मजदूरों के लिए रशियन रिवॉल्यूशन 1917, और किसानों के लिए आपका कहेंगे 1912 के अंदर जो है चाइनीज़ रिवॉल्यूशन। यू विल से इंडिया में भी जो है फार्मर्स और वर्कर्स को ज़्यादा सपोर्ट किसका था, सोशलिस्ट का था। ये सोशलिस्ट को जो ज़्यादा सपोर्ट किसका था, वर्कर्स और आपका वर्कर्स और आपका किसानों का। जैसे कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो सोशलिस्ट के नेता माने जाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी को भी ऐसा ही कहा जाता है कि वो सोशलिस्ट की नेता थी। और आपका जो है आपका आर्टिकल 43A जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, ये जो यूनियन, जो ये वर्कर्स यूनियन होता है आपका, ये वर्कर यूनियंस क्यों है, क्योंकि भाई जिससे कि ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री के फैक्ट्री के मालिक कुछ ऐसी पॉलिसी ले आए जिसमें वर्कर का ख्याल ना रखा गया हो या वर्कर के लिए वो डेट्रीमेंटल हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि 43A जो है क्या करता है, वर्कर्स को मौका देता है कि आप मैनेजमेंट के साथ बैठ सकते हैं और जो मैनेजमेंट पॉलिसी बनाएगा वो पॉलिसी जो है आपको ही पता रहेगी। आपसे भी एक बार उसके लिए पूछा जाएगा कि वर्कर्स का इसमें क्या कहना है या वर्कर्स का क्या पक्ष है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी के बारे में, और डिटेल में है ये जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है। उसके बाद आपका आर्टिकल 43 ये गांधीनियन में देखो, गांधी जी मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद कहा था या नहीं कहा था, मैंने आपको बताया था कि मैं कभी पंचायत वाले चैप्टर में बताऊँगा आपको कि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो मतभेद थे पंचायत की व्यवस्था के लिए, वो क्या थे क्या नहीं थे। और गांधी जी हमेशा जो है फेवर में रहे हैं किसके, आपके किसानों के, या यूँ कह लीजिए कि पंचायत के। क्योंकि गांधी जी का मानना है, गांधी जी ने एक बुक भी लिखी थी स्वराज, हिंद स्वराज, और आप देखेंगे वो अक्सर यही कहते हैं कि भारत जो है वो गाँव का देश है और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जाए, ऐसी व्यवस्था। ठीक है ना, वो गाँव को प्राथमिकता देते हैं और गांव के अंदर जो है गांव के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। जिससे पंचायत के लिए सबसे ज़्यादा जो आई विल से जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा एडवोकेट किया था पंचायत के लिए, उसमें गांधी जी का स्थान प्रथम स्थान पे है। इसीलिए आप देखेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जब लाया गया 1952 में, वो भी 2 अक्टूबर को लाया गया। उसके बाद जब देश में पहली बार पंचायत की व्यवस्था देश के किसी ज़िले में आई, राजस्थान के नागौर में, तो वो भी 2 अक्टूबर 1959 को आई। ठीक है, तो इसीलिए आई उनके जन्मदिवस पे, क्योंकि गांधी जी हमेशा जो थे पक्षधर थे किसके, आपके पंचायत के। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत जो है, ऐसा नहीं कि पंचायत की व्यवस्था जो है इससे पहले हिंदुस्तान में कभी थी नहीं। पंचायत तो जो है वो सदियों से चला आ रहा है। सभा समिति जो है ये तो वैदिक पीरियड से जो है हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी धरोहर है। लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट के हाथ में कैसे है, क्या है, वो सारी बातें आर्टिकल 40 एंड देन आर्टिकल 43 के आई विल से ए से लेकर और ओ तक जो है वो बता रखा है आपका पार्ट 9 के अंदर। तो वो मैं जब पंचायत की बात करूंगा तो मैं वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। आर्टिकल 43 के अंदर जो है आपका आर्टिकल 43 ऊपर नीचे दोनों सेम है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। गांधी जी मजदूरों की भी पीड़ा को समझते थे, मजदूरों के साथ भी थे। आपने देखा होगा अहमदाबाद का जो आपका जो अहमदाबाद के अंदर जो सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह के अंदर भी जो है मजदूरों को जो है गांधी जी ने ही मतलब कि वहाँ पे सपोर्ट दिया था और वहाँ के स्ट्राइक को जो है कोऑर्डिनेट किया था। तो वर्कर्स के साथ हमेशा जो है सहानुभूति रखते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो भी गांव से ही निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर सब लोग मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और फिर उससे जो है अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को जो है उन्नति की राहों में ले जाने का कार्य करते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह लो या कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी की बात करो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करो, उसके फेवर में गांधी जी हमेशा रहे हैं। और गांधी जी 43B के अंदर कैसे नहीं आएंगे, ये गांधीनियन प्रिंसिपल ही है
जिसको, और गांधी जी के बहुत सारे आइडियाज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आर्टिकल्स जो गांधी इंडियन प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे के सारे वो आर्टिकल्स हैं जिसमें गांधी जी वाकई में सपोर्ट करते थे इन तमाम मुद्दों को, जिन मुद्दों के आधार पे ये आर्टिकल्स का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 43 भी जो है वो आपकी किसकी बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया के अंदर जो है आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है आया था, और ये इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूँगा। आपका इसका भी एक चैप्टर है, चैप्टर 9B, मैं उसमें बात करूँगा इसके बारे में डिटेल में, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। आर्टिकल 46 में आपका SC और ST के प्रति भी गांधी जी की हमेशा से जो है सहानुभूति रही है। वो सहानुभूति का किस्म क्या है, टाइप क्या है, वो मैं आपको वहाँ बताऊँगा जब मैं डिटेल में बात करूँगा आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A में। वहाँ पर SC STs के बारे में बात होगी। देन उसके बाद आर्टिकल 330 एंड 332 में बात होगी, और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल 5 और 6 जो है उसमें बात होगी SC ST के बारे में, और भी बहुत हैं जगह, मतलब STs के बारे में तो खासकर वहाँ पे है ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशंस की बात है, ठीक है ना, लोगों की हेल्थ बेहतर रहे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, और उसके बाद जो है आपका पब्लिक हेल्थ, मैंने आपको बताया जैसे कि, और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो राइज हो, इसके पक्षधर रहे हमेशा ये गांधी जी, इसीलिए गांधी इंडियन प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। और आर्टिकल 48 फिर मैं दोबारा वही आ गया आपका, क्या, एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जो भी गाँव से जुड़े हुए मुद्दे, गांधी जी हमेशा उसके लिए साथ हैं। तो देखेंगे कि आप आर्टिकल 48 भी गांधी इंडियन प्रिंसिपल में आ गया। लिबरल पॉलिसी में बताए तो आर्टिकल 44। लिबरल कौन होते हैं पहले तो ये क्लियर कर लो। लिबरल का अगर देखेंगे शाब्दिक अर्थ जो है वो है उदारवादी। उदारवादी वो लोग होते हैं जो लोग बदलाव के पक्षधर होते हैं, जो लोग जो है परिवर्तन के पक्षधर होते हैं, जो ये मानते हैं कि समाज में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वक्त और हालात के हिसाब से जो है अगर वो मतलब समानुकूल नहीं है तो उसमें परिवर्तन की गुंजाइश अगर है तो करनी चाहिए, इसके पक्षधर रहते हैं लिबरल वाले। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 किसकी बात करता है कि भाई हमारे देश में जो है अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून की वजह से अगर जो है एक न्याय संगत समाज का निर्माण नहीं हो रहा है तो आर्टिकल 44 कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर जो है हम देश के अंदर इसको एक समान कर सकते हैं, और ये परिवर्तन जो है इसको ऑब्वियस सी बात है लिबरल वाले तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, तो ये लिबरल की पॉलिसीज मानी जाती है। जितने भी लोग जो परिवर्तन के पक्षधर हैं वो लोग इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। जो एजुकेटेड क्लास इन द सेंस जो लोग मतलब कि आई विल से एलिट क्लास जो एजुकेटेड है वो अक्सर जो है लिबरल की कैटेगरीज में अपने आप को देखता है। लेकिन खैर अब तो कहना बड़ा मुश्किल है, अब एक चेहरे पे कितने मुखौटे हैं इसको कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, कि कौन किस पार्टी, किस दल, किस संगठन को समर्थन करता है, किस तरफ है, वो उसका कहना बड़ा मुश्किल हो गया। डाइवर्सिटी अपने चरम पे है। अब उसका आर्टिकल 45 की बात करें तो एजुकेशन, लिबरल्स, मैंने आपको अभी बताया कि एजुकेशन के लिए एजुकेटेड क्लास है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एजुकेशन जो है वो उनकी प्रायोरिटी होगी। दुनिया भर में अक्सर आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास ऐसा कहता है कि दुनिया भर के अंदर जो आंदोलन और क्रांतियाँ हुई, आंदोलन तो खैर भारत में हुआ, और क्रांति अगर दुनिया भर में देखे तो आप देखेंगे कि दुनिया भर में, या राष्ट्रवाद सबसे बेहतर शब्द अगर मैं इसके लिए बोलूँ, राष्ट्रवाद जो है अगर सही मायने में अगर आया तो उसके सबसे बड़े जो मतलब जो हीरो कहलाएंगे, आपके जो रोल मॉडल कहलाएंगे, जो आइडियल्स कहलाएंगे, वो लिबरल्स ही थे। दुनिया भर में लिबरल्स ने ही जो है आपका जो है रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, क्योंकि भाई दुनिया भर में क्या था, राजशाही थी, और राजशाही से लोकतंत्र की तरफ लाने वाले होंगे ही कौन, वही होंगे ना जो परिवर्तन के पक्षधर होंगे। तो लिबरल्स ही जो है दुनिया भर में क्रांति को स्थापित करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। और शिक्षा जो है वो हमेशा ये मानते ही हुए आए हैं, शिक्षा जो है इनकी प्राथमिकताओं में से रही है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो इसे पीता है या जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। ये किसकी स्टेटमेंट है, ज़रा मैं मुझे कमेंट करके बताएं एक बार। आर्टिकल 48 जो है, आर्टिकल 48 बात करता है आपका फिर से वही जो गांधी जी इसके पक्षधर थे, ये भी हैं, एग्रीकल्चर के पक्षधर ये भी हैं, और आपका जो है एनिमल हस्बेंड्री के पक्षधर भी ये लोग हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 48 बात करता है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है लिबरल्स का, ठीक है ना। इन्वायरमेंट हो गया,
नेचुरल इन्वायरमेंट प्लस वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इसको लेकर अक्सर जो है लिबरल्स हमेशा आप देखेंगे कि कभी भी कोई अगर पर्यावरण को नुकसान करने वाला अगर नुकसान करने वाली अगर कोई योजना होती है या कोई नीति होती है, तो अक्सर आप देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने वाले या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ है, वो अक्सर आपको सड़कों पे मिलेंगे। और ये कौन लोग होते हैं? लिबरल्स ही होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 49 की बात करें तो आर्टिकल 49 के अंदर जो है आपके कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ऑब्वियस सी बात है, हमेशा उसके साथ रहेंगे। आर्टिकल 50 सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड आई विल से द जुडिशरी, इसके जो पक्षधर हैं ये भी कौन है? ये भी आपके जो हैं दैट इज़ आई विल से लिबरल्स हैं। एंड आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है हमेशा बढ़ावा देने वाले या उसको सपोर्ट करने वाले जो हैं वो भी लिबरल्स कहलाते हैं। तो आपका ये कैटेगरी याद रखें, कुछ मत करो, एक सर्कलाइज कर लो इसे, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। यूपीएससी बहुत डिटेल मांगता है आपसे, ठीक है, वो चाह रहा होता है देखना कि आखिर आपकी गहराई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, उसको इससे मतलब नहीं है, उसको ये मतलब कि गहराई कितनी है आपके अंदर, ठीक है। तो गहराई मांगता है वो, और गहराई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गहराई कुछ नहीं, बस अभी और अभी मतलब कि आज और अभी से आप इस बात का फैसला ले ले, तय कर ले कि जब भी आप कुछ पढ़े ना तो कंप्लीटली पढ़े, ठीक है। कई बार होता है कि यार ये हम बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है, बाद में इसको हम आगे चल के कर लेंगे। नो 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 नो, कंप्लीट कोशिश करेंगे, कंप्लीटली हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो गेम है, ये गेम आपसे चाहता है कि आप स्लो चले लेकिन सही से चले, ठीक है। तो आप ऐसे ही चले, मैं यही आपको बोलूँगा कि पूरा डिटेल में कोशिश करें। उसके बाद मैं आज बात करने वाला हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जो है बात थोड़ी सी करनी ज़रूरी है। आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51A है। आर्टिकल 51A बात करता है आपकी किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रशिया या रिपब्लिक। चलो, यूएसएसआर रशिया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। रशिया का जो है आप कह सकते हैं कि ये पिछला जन्म कह सकते हैं आप, ठीक है, दैट इज़ ऑल। तो यूएसएसआर जो है ये हम वहाँ से लेके आए थे। दरअसल यूएसएसआर के अंदर 15 देशों का संगठन है, एंड यू नो वेरी वेल, वो आपको मैं इंटरनेशनल रिलेशन में बताऊँगा, ठीक है ना। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, आपका यूक्रेन जिसके साथ अभी लड़ाई चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले, बेलारूस अभी भी चल रही है बल्कि, मोल्डोवा समथिंग, एंड देन जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये सारे के सारे देश जो हैं 15 देशों का संगठन है यूएसएसआर। तब था, अब तो खैर रशिया बोलेंगे आप। ये जो यूएसएसआर है यहाँ से लेके आए थे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये रशिया कम्युनिस्ट कंट्री रहा है पहले, ठीक है। सोशलिस्ट का थोड़ा सा एग्रेसिव फॉर्म जो है, थोड़ा सा आई विल से जो एग्रेसिव फॉर्म आई विल से, अब एग्रेसिव के अलावा एक अच्छा वर्ड और मिल नहीं रहा, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा आपके एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। तो सोशलिज्म का थोड़ा कम्युनिस्ट जो आपका एग्रेसिव और आपका एक्सट्रीमिस्ट जो फॉर्म होता है ना, वो कहलाता है कम्युनिज्म। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत कुछ कही जा सकती है, कम्युनिज्म के ऊपर पूरी क्लास ली जा सकती है, ठीक है। तो यूएसएसआर उसी मॉडल का था, और जिस देशों में अक्सर जो एग्रेसिव और आपके एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ सोशलिज्म जो रहता है, लाइक कम्युनिज्म जो रहता है, तो उन देशों के अंदर जो कानून व्यवस्था होती है वो उसका सबसे मूलभूत आधार होता है, और वो अपने जनता को जो है एकदम मतलब कानून के प्रति जो है वो एकदम ईमानदार चाह रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि कानून को वो उसी तरह से माने जैसे कि वो अपने भगवान को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े आला जज की स्टेटमेंट थी कि अगर हिंदुस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान दुनिया के पटल पे जो है सबसे ऊंचा अगर खड़ा रहे, तो इसीलिए इसके लिए सबसे अहम है कि अपने समाज के, अपने माशरे के हर एक शख्स को ये बात समझाई जाए कि आपके देश का कानून जो है वो आपके भगवान के समान है, और जैसे भगवान की कही हुई हर वाणी को आप जो है मानते हैं, उसके रास्तों पे चलते हैं, उसी तरह से जो है आप देश के कानून के रास्तों पे भी चले। हमारे देश के अंदर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि
ट्रैफिक के रूल्स को तोड़ना जो है वो स्टंटबाजी है, ठीक है। टैक्स की चोरी करना जो है हमारे यहाँ पे जीनियस कहलाने की निशानी है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को तोड़ना जो है वो अपने आप में जिगरे वाली बात है। ट्रेन को आग लगाना जो है वो आपका प्रदर्शन का एक तरीका है। हम देश की कानून व्यवस्था को जो है बिल्कुल हमने भी जो है बहुत सारे कॉर्नर्स को खोला, ठीक है। हालांकि इसके अंदर सिस्टम बहुत बड़ा जिम्मेदार है, किंतु जितनी जिम्मेदारी आपकी बनती थी, आपकी कितनी जिम्मेदारी बनती थी, आपके कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनते थे, वो आप पहले देखिए, आज पता करें कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, और फिर आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, यार और कोई शब्द मिल नहीं रहा बढ़िया वाला, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन हिंदी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है, क्या पता मैं बोल तो नहीं क्या, खैर जो भी है, तो आप जो है करके देखना, मैं बताऊंगा आपको 10-11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आपने इसमें से कितने निभाए हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ से लेके आए थे, यूएसएसआर से लेके आए थे, रशिया से। रशिया क्यों ही अपने देश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ रख रहा है, क्योंकि वो कानून व्यवस्था को एकदम स्ट्रॉन्ग चाहता है। वो चाहता है कि उसके देश के लोगों को जो जो अधिकार दिए गए हैं वो तो उसको ले ही ले, लेकिन उसके अलावा जो है उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी है, रशिया यूएसएसआर अपने देश के प्रति, उस देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी, जो कर्तव्य है, ठीक है, उसको भी जो है उसका भी प्रतिपादन या उसका भी पालन जो है वो लोग करें। इसीलिए रशिया ने शुरुआत से ही जो है अपने यहाँ पर क्या रखे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखे। लेकिन हमने लिया है यूएसएसआर रशिया से, लेकिन यूएसएसआर ने जो ये लिया था जापान से। तो यूएसएसआर का ब्रैकेट में मतलब जापान नहीं है, मतलब जापान से इन्होंने लिया था, तो मैंने थोड़ा ब्रैकेट करके लिख दिया, आप थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। तो यूएसएसआर ने जिससे लिया दैट इज़ जापान, जापान से जो है उन्होंने लिया, और हमने लिया था यूएसएसआर से। जापान तो खैर, जापान क्या बोलूँ मैं, जापान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जापान बड़ा प्यारा देश है। ऐसे तो दुनिया में सबसे प्यारा देश तो हिंदुस्तान ही है, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे तो ना बोल के गया कोई, ऐसे तो हम गाते हैं। भारत से बढ़िया कोई देश होगा क्या, भारत से बेहतर दोस्त तो दुनिया में खैर है ही नहीं कोई। लेकिन हमारा जितना पोटेंशियल है ना हमारे देश का बढ़ने का, उठने का, उतना शायद मुझे लगता है कि अभी और हमें जो है और आसमान जो है हमें नापना है, थोड़ा और जो है खुलना है हम लोगों को। बहुत पोटेंशियल है हमारे देश में, बहुत, ठीक है। तो आपका यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया, और उसने लिया जापान से। जापान भी बहुत अच्छा देश है, ठीक है, जापान हमारा बहुत अच्छा मित्र है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जापान हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। अभी वहाँ के कौन है यार, अभी शिंजो आबे को गोली मार दी, बताओ यार, ये कोई तरीका हुआ यार। ठीक है, आपको किसी की बात पसंद नहीं आती है, आप किसी की बात से एग्री नहीं करते, तो वैचारिक मतभेद रखो ना यार, वैचारिक मतभेद से कौन मना कर रहा है, अपनी बात रखो, अपने लॉजिक से, अपने फैक्ट से बात रखो। ऐसे जाहिल लोग हैं कमेंट में गालियाँ लिख रहे होते हैं, हमारे में नहीं लिखा, अभी तो हम शुरुआत में ही हैं, लेकिन देख रहा होता हूँ मैं कि गालियाँ लिख लिख के, वो क्या हो गया, उससे क्या हो गया, ज़रूरी आपकी दी हुई गालियाँ उस इंसान तक पहुँच गई। चलो हम, जो लोगों को हो सकता है कि भाई हम मानते हैं कि चलो ठीक है, हम ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं है, तो गिने चुने लोग रहते हैं, तो फिर हम पता चल जाता है कि हाँ भाई किसने दी, क्या दी, या जो कुछ भी है। उनके 10-10 हज़ार कमेंट हो रखे होते हैं, 10-10 हज़ार कमेंट है एक वीडियो के नीचे, और उस 10 हज़ार कमेंट में एक बंदा अपनी गालियाँ घुसेड़ रहा है, ये सोच कर कि उसको अटेंशन मिलेगा। कोई ना पूछ रहा भाई आपकी गालियों को, उसको मतलब भी नहीं है, वो इग्नोर करके आगे निकल जाएगा, वो डिलीट कर देगा, वो कमेंट को होगा क्या। कुछ ऐसी बात लिखो ना कंस्ट्रक्टिव, अगर आपको बुरी लगी तो भाई वो सामने वाला भी बंदा सोचे कि यार इस बंदे ने जो है मतलब गर्म से गर्म बात को नरम से नरम लहजे में कहकर जो है इसने क्रिटिसाइज कर दिया। कहने का तरीका तो यही होना चाहिए ना कि गर्म से गर्म बात को नरम से नरम लहजे में कहकर जो है सामने वाले को जो है आपने उसकी आलोचना कर दी या आपने उसकी तारीफ कर दी। गाली यार, गाली वाली जो है ना दोस्त यारों में ठीक लगती है, अपने महफिल में बैठे हुए उन सब में ठीक लगती है, ठीक है। ये सोशल प्लेटफॉर्म पे अबे भाई तुम्हारे भी रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं, तुम्हारे भी जान पहचान के लोग सोशल मीडिया पे हैं।
इससे कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले को। इससे बस ये पता चल जाता है कि आपका कैरेक्टर क्या है, और आपके पास जो होगा वही तो दोगे दूसरे को। एक बार, क्या नाम था यार, नाम भूल जाता हूँ एक तो मैं बीच बीच में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया था सैयद अहमद खान, पता नहीं यार, खान नहीं था यार, चलो यार मैं नाम भूल गया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को, सर सैयद अहमद ही थे यार, पता नहीं। तो फाउंडर हैं वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। पहले वो एंग्लो मोमडन यूनिवर्सिटी हुआ करता था। तो उसमें देखोगे आप, क्या था भाई, एक बार सर्च कर लेना तो मुझे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ये फाउंडर सर सैयद अहमद खान, ले नाम था वही, ठीक है, सर सैयद अहमद खान। एक बार वो चले गए पेशावर की गलियों के आसपास में, उनको यही यूनिवर्सिटी बनानी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे चंदा मांगने चले गए थे। वो चंदा मांगने गए तो शायद मेरे हिसाब से लाला हरदयाल नहीं, लाला हंसराज थे शायद, लाला हंसराज, जिनके नाम पे ये हंसराज कॉलेज है, शायद वही थे। बड़े धनी इंसान थे। तो सोचा कि सर सैयद अहमद खान ने सोचा कि यार कुछ मिल जाएगा यहाँ से भी। उन्होंने लाला हंसराज से कहा कि कॉलेज बनवा रहा था, थोड़ी सहायता अगर हो जाती है, आपकी भी आर्थिक सहायता। देन he did not give anything but he spitted on in the hand of सर सैयद अहमद खान, थूक दिया उनके हाथों में। सर सैयद अहमद खान ने मुट्ठी बंद की और बैग में रख के एंड देन जाने लग गए। लाला हंसराज को लगा यार ये क्या सीन है यार, रिएक्ट नहीं किया कुछ। बोला यार खान साहब सर सुनिए सही, यार मैंने थूक दिया, आपने को रिएक्ट नहीं किया। देन ही सेड क्या रहा, कोई बात नहीं, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। पता नहीं, बताते हैं उस टाइम पे 2 लाख रुपए दिए थे, उस टाइम पे 2 लाख या 2 करोड़ समथिंग, को याद नहीं है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट हाँ काफ़ी अच्छा अमाउंट दिया था उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। यार ये सब चीज़ें मत क्या करो सोशल मीडिया पे। अच्छे घर से आते हो तुम लोग यार, अच्छे घर का मतलब ये नहीं होता कि धन दौलत वाले लोग हो तुम भारत से आते हो। सोशल मीडिया पे दुनिया है, उस दुनिया में पूरी दुनिया चलाती है सोशल मीडिया, और उस दुनिया के सारे लोगों में एक भारत की कम्युनिटी भी है, उस पर भारत के लोग भी हैं। भारत के लोग अलग से दिखे, ये ज़रूरी है। अब 80 घाट में थोड़ा हो कि 80 घाट की एक मूवी है, सनी देओल की, अभी देख रहा था मैं उसके अंदर कुछ शब्द जो है वहाँ के सांस्कृतिक शब्दों में आते हैं, ठीक है, कुछ गालियाँ जो है उनके बिना बात ही नहीं होती। वो गांव मोहल्ले में इन सब चीज़ों में ये इस तरह से कम्युनिटी में चलता है, वो भी चलता है वहाँ पे। ये सोशल मीडिया पे यार जब पता है सब तरह के लोग हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट कानून जो है जापान, यूएसएसआर हमेशा से लेके चला है। शुरुआत में हमने फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं रखा अपने पास, हमने कहा कि यार नहीं, हम चाहते हैं अधिकार, जिम्मेदारियाँ और दायित्व जो है देश धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाएगा ये। लेकिन 1975 में जो है इंदिरा गांधी को मौका मिल गया, पहले से मिला हुआ था, बट हाँ ये है कि उस टाइम पे मौका मिल गया। इनके में थे स्वर्ण सिंह को मौका दिया गया। ही वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ अ टाइम। उनको कमेटी बनाने के लिए उन्हें कहा गया कि देश के लोगों की जो है क्या क्या जिम्मेदारियाँ, क्या क्या कर्तव्य है। अधिकार की बातें तो सब करते हैं, जिम्मेदारी क्या क्या है इसके बारे में आप जो है पता लगाए, जांच करें और हमें लिस्ट दे कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ होने चाहिए लोगों के। उन्होंने पूरी जांच की और 10 जो है उन्होंने, ऐसे तो बहुत सारे क्या कहते हैं मतलब उन्होंने दिए थे रिकमेंडेशन, लेकिन 10 को जो है हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कैटेगरी में रखा, ठीक है। बाकी देखते हैं उसके बाद क्या रहा। स्वर्ण सिंह कमेटी ने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दिए, लेकिन उसमें से 10 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो है एक चैप्टर 4A बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 चैप्टर्स थे। तो 1 जो है वो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, 2nd सिटीजनशिप की बात करता है, 3rd जो है
वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। एंड डीपीएसपी जो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया है वो चौथा चैप्टर है। चौथे की जगह 4A चैप्टर 4A आया, दैट इज़ आर्टिकल, उसमें एक आर्टिकल इंक्रीज़ किया गया, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51 में हमने कहानी ख़त्म की थी डीपीएसपी की, उसके आगे ही पार्ट A करके जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 10 फंडामेंटल राइट्स जो हैं शुरुआत, फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरुआत में दिए गए, और 11वां जो है बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है, आई थिंक मेरे हिसाब से 2002 में आया था। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय में शायद इसको ऐड किया गया था, जो कि 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटी बनाता है। इसके अंदर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जो है आपको, अगर आप इसका पालन नहीं करते तो आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा, डोंट वरी। मतलब वैसे नहीं कि ऑल टुगेदर नहीं करेगा, कुछ आर्टिकल, कुछ है इसमें पार्ट्स, कुछ हैं सेक्शन जहाँ पे आपके ऊपर अरेस्ट हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मतलब ये है कि कुल मिला के ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, फोर्स नहीं कर सकते आप कि भाई इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत जो है। हाँ, ये है कि सैद्धांतिक तौर पे जो है इन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल पैटिशंस के अंदर, बट नॉट एग्जैक्टली आई विल से दीज आर्टिकल्स विल बी फिगर आउट, ठीक है ना। इन सबको वैसे फिगर आउट नहीं किया जाता। तो कुल मिला के ये भी नॉन इन्फोर्सेबल है, या यूँ कह लो कि आपका दिस इज़ नॉट आई विल से इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसके ऊपर केसेस नहीं है। मगर कुछ हैं जिनके अंदर है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे जो कुछ भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फंडामेंटल राइट्स तो अक्सर लोगों को पता रहते ही हैं, स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा फोर्सफुली पढ़ाया जाता ही है कि आपको पता रहना चाहिए आपका अधिकार क्या है, जो कुछ भी है। नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू दैट डू यू नो अबाउट योर फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या आपको पता है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है, और आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आप उन ड्यूटीज़ का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। आओ चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, अबाइड मतलब कि पालन करना। आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे, आप देश के संविधान का पालन करेंगे। ये आपके ऊपर क्या है, ये आपके ऊपर संवैधानिक जिम्मेदारी, आपके ऊपर संवैधानिक कर्तव्य दिया जाता है या है आपके ऊपर कि आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अबाइड करना है, और साथ में रिस्पेक्ट करना है अपने आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को। आप लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए कानून के प्रति जो है कर्तव्यबद्ध रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है संसद के द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानते, आप उसका पालन नहीं करते हैं। उसका पालन करना आपकी क्या है, संवैधानिक, आपका संवैधानिक कर्तव्य है। पहला सेक्शन ये कहता है नेशनल फ्लैग का सम्मान, नेशनल एंथम का सम्मान, ठीक है ना। जो आपका जन गण मन अधिनायक जय है, जो आपका एंथम है, और प्लस नेशनल फ्लैग है। इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है यार। तो ये जो वंदे मातरम बुलवाते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलोगे, है वंदे मातरम बोले, हाँ जी बोलेंगे जी बोलेंगे। तो जो वंदे मातरम है ये इसमें नहीं है यार। तो क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं आता क्या? शायद नहीं आता, तभी तो असरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारे देश का संविधान हम पे कोई कानूनी बाध्यता नहीं देता कि हमें ये बोलना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम जो है आपका, इन दोनों को जो है आपका रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। प्लस जो है आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना ज़रूरी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपसे कुछ कहता है, आप उसका पालन कीजिए। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश के, नालसा, डालसा, सालसा, लाइक मैंने आपको बताया, इनके द्वारा अगर कोई ऐसा कानून पास किया गया है जो कि समाज के लिए जो है एक नज़ीर है, उस नज़ीर का पालन करना जो है आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जो भी हमारे जो आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस हैं और भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर, हमारे जो संविधान के निर्माता है, उनका भी सम्मान, ये सब बातें यहाँ पे है। खैर जैसे कि यहाँ पे रहेगा चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। जिन लोगों ने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब जो है इंस्पायर किया, जिन लोगों को, उन लोगों का रिस्पेक्ट करना। पहले में तो इंस्टीट्यूशंस का, नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना, ठीक है। जैसे आप देखेंगे नेशनल एंथम के अंदर, एक मूवी के अंदर जैसे दिखा रखा होता है कि मूवी में, आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, आपको पता होगा जन गण मन चलता है, सबको खड़ा होना पड़ता है।
नहीं खड़ा होगा तो कोई पकड़ के ले जाएगा पुलिस वाला? नहीं, क्योंकि इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है ही नहीं। लेकिन ये है कि जब नेशनल एंथम चल रहा हो तो आप उसका अपमान नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, बट अक्सर लोग खड़े रहते ही हैं, क्योंकि भाई देख रहे हो क्या कमाल की लाइनें लिखी यार रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूरा देश खड़ा हो जाता है जब वो चलता है तो। कमाल की चीज़ है। नेशनल फ्लैग, इसका सम्मान करें। जम्मू कश्मीर में बताते हैं कि नेशनल फ्लैग को जला दिया जाता था। क्या ये घटना सच की है? बिल्कुल सच्ची घटना है। लेकिन उनको जेल में डाला गया? नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट इन्फोर्सबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ओहो, तो इसका मतलब क्या, नेशनल फ्लैग को जला सकते हैं? सोचना भी मत, ठीक है? क्योंकि नेशनल एंथम्स एंड नेशनल एम्बलम्स जो हैं, इन सब के रिस्पेक्ट के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं, ठीक है? आप इसमें नहीं फंसेंगे लेकिन उन कानून में फंस जाएंगे। तो बेटर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इसके सबऑर्डिनेट लॉज हैं उसको भी फॉलो करना पड़ता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे ये नोबल आइडियल्स जो हैं हमारे, जिन्होंने इंस्पायर किया नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को। अच्छा, नोबल आइडियल्स में जो है गांधी जी आएंगे? भाई आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? गांधी जी ने जो है देश को इतना इंस्पायर किया है। जैसे ही 2 अक्टूबर आता है हमारे देश के अंदर, एक तरफ एक कम्युनिटी है गवर्नमेंट की, सरकार के जितने लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके सम्मान में कार्यक्रम होते हैं, इवेंट होते हैं। और वो इवेंट जो होते हैं उसके अंदर गांधी जी के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है तरह तरह की गालियाँ जो है गांधी जी के नाम पर जो है पड़ोसी जाती है। आप देखेंगे कि जिस दिन 2 अक्टूबर होता है एकदम भरा हुआ होता है सोशल मीडिया। एक साइड जो गांधी जी की रिस्पेक्ट कर रहा है और एक साइड जो गालियाँ दे रहा है। अब ये बातों पे अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट सब हो जाऊँगा। और अगर मैं उनका फेवर करने लग गया तो अभी मैं राष्ट्रवादी, वो क्या कहते हैं उसे, राइट विंग, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू वाहिनी, इस वाली कैटेगरी में आ जाऊँगा। तो इट्स बेटर टू बी न्यूट्रल हियर, ठीक है? बस आप देखें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप फॉलो करते नहीं करते, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। कहीं अंबेडकर से मुँह चिढ़ाते हैं, कहीं नेहरू को गालियाँ देते हैं। ये सारे के सारे लोगों ने क्या हमारे देश की आज़ादी के लिए इंस्पायर किया था? नहीं किया था हम लोगों को? मतलब उस टाइम पे जो लोग रहे, ऑब्वियस सी बात है भाई, यही तो थे। और थे कौन? अब आप देखिए कि आप इनका सम्मान करते हैं या नहीं करते, अपना काम है बताना। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, तीसरा जो है वो क्या है? अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना, किसको? सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा काम ना करना कि जो देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरे में लेकर आए, और हर वो काम करना जिससे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है बनी रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसा काम करेंगे कि देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। अब ये 3 वर्ड, यूनिटी, इंटीग्रिटी तो आपको पता ही है, सॉवरेनिटी भी आपको पता ही होगी, मैं फिर भी कह रहा हूँ। सॉवरेनिटी का मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे प्रभुता, देश के ऊपर जो है आज किसी का कंट्रोल नहीं है। भारत अपने फैसले स्वतंत्र तौर पे ले सकता है। भारत जो है अपने लिए नीतियाँ, योजनाएं, कैंपेन जो भी करना चाहे वो सब कुछ जो है अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई दबाव नहीं है, किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का या बिलैटरल इंस्टीट्यूशन का कोई दबाव नहीं है इंडिया के ऊपर। इंडिया को जो है वो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हाँ, we are the participant in that and then we have to follow some principles, that's a different thing, but हम पे कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें वो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? यूनाइटेड नेशन हमें कह रहा है कि भाई अपने देश में ये कानून बनाओ, ऐसा बनाओ, जो कुछ भी है। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। हाँ, ये ज़रूर है कि इफ़ वी आर सिग्नेटरी देयर तो हमारी एक सैद्धांतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उस चीज़ का पालन करें। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि सॉवरेनिटी। लेकिन मान लो कि मोदी जी अपने ब्रिटेन के साथ गए एग्रीमेंट करने के लिए और वहाँ पे कह दिया कि अब से जो है इंडिया जो भी लॉ पास करेगा जो भी
उसके लिए पहले एक बार ब्रिटेन की महारानी से जो है पूछेंगे कि हाँ भाई महारानी जी आपको पसंद आया या नहीं आया, अच्छा लगा नहीं लगा, अच्छा लगा, मार दीजिए ऐसे। राहुल गांधी का देखा था सेनेटर वाला, एक अच्छी लगी मेरी बात, मार दीजिए ऐसे, एक बार मार दीजिए। ओके तो अगर महारानी जो है ब्रिटेन की महारानी को अगर जो भी कानून बनाना होगा एक बार दिखाना होगा कि पहले आपको पसंद आया नहीं आया, तो इससे क्या होगा, आप लोग क्या बोलेंगे कि बताओ मोदी जी जो है देश को बेच आए कहाँ पे, महारानी के हाथ में। तो इससे क्या चली गई हमारी, कैसे बेच आए, हमारी सॉवरेनिटी चली गई। अब हम जब भी कोई कानून बनाएंगे यार हमें पहले महारानी से पूछना होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या सिर्फ हम पे ही लागू होती है, सब पे लागू होती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो ना, जो भी भारत का नागरिक है उसे फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करनी पड़ेगी। जो क्वालिफिकेशंस होती है पार्लियामेंट के मेंबर बनने की, इसका आर्टिकल आई थिंक आर्टिकल 84 है। 84 में आप देखेंगे वहाँ पर लिख रखा है कि पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन, सबसे पहली क्वालिफिकेशन यही है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको क्या करना पड़ेगा, सॉवरेनिटी को मेंटेन करना होगा, यूनिटी, हमारे देश के अंदर जो एकता है। अब आप जो है आप ऐसे भाषण दे रहे हैं जहाँ पर जो है हमारे देश के अंदर जो है जो यूनिटी है वो टूटने के कगार पे खड़ी हो जाए, तो ये काम नहीं करना। आप मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं, कोई हिंदुओं को गाली दे रहा है, इससे यूनिटी टूटेगी ना। गेटिंग द पॉइंट। कोई निम्न जाति के नाम पे किसी को हड़का रहा है, कोई स्वर्ण जातियों को जो है धमका रहा है या गाली दे रहा है, इस तरह की चीज़ें क्या होंगी, हमारे सामाजिक एकता को तोड़ेंगी। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे बीच में जो है दूरियां पैदा करे, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं होता क्या, दूरियां पैदा करने के लिए स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाते? बतेरे स्टेटमेंट्स हैं, लाइन लगी पड़ी है। बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, एक बार आंखें बंद करके जो है ठंडे दिमाग से सोचना, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूनिटी के बाद इंटीग्रिटी भी, अखंडता। जो भाई अखंड क्या कहते हैं हिंदुस्तान अभी है, अखंड भारत वो पुराना वाला नहीं, ऐसे तो वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई अखंड भारत। पाकिस्तान को यार, पाकिस्तान के लोगों का क्या दोष है यार, वहाँ के चंद लोग जो हैं, उन चंद लोगों की वजह से जो है पाकिस्तान के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्या यार, क्यों? ले आओ यार पाकिस्तान को वापस, यार पाकिस्तान को वापस लेके आओ। वहाँ के लोग भी सोच रहे होंगे कि भारत के साथ रहते ना तो आज कहाँ पहुँचे होते। इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड प्लस अफ़गानिस्तान। तालिबान कुछ दिनों के लिए वहाँ पे जो है इंजॉयमेंट करना चाहता है। अभी अलकायदा का मारा गया वो चीफ जो था, अलकायदा का चीफ मारा ही गया। कुछ दिनों का खेल है तालिबान का। तालिबान के जाने के बाद अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान का इंटीग्रेशन करो, लेके आओ यार वापस। म्यांमार के अंदर भी जो है मिलिट्री रूल लग रखा है बेमतलब का। म्यांमार के लोग भी बेमतलब पिस रहे हैं। अब ऐसी बातें सोशल मीडिया पे जो होती है ना ये कैसी यार, अपनी ही ज़मीन है और क्या। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था उसे, बाकायदा हमारा था वो। सेल्यूकस निकेटर जो है दहेज में दे के क्या गया, देना पड़ा। कंधार, कंबोज, हेरात, क्या कहते हैं उसे, बलूचिस्तान वाला नहीं शायद, मतलब हेरात, कंधार, कंबोज, काबुल था। उसके बाद आपका जो है मकरान था शायद मेरे हिसाब से, ये वाला इलाका। ये सब इलाके हमारे ही थे यार सारे। अशोक ने अपना परचम तो अरब तक लहरा दिया था, ठीक है। तो ये सारा क्षेत्र हमारा था, बर्मा हमारा। तो अब चलो कोई नहीं, वो तो खैर फ्यूचर की बात है जब भी है, लेकिन प्रेजेंट में जो हमारा भारत है वो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं करना। आप कह रहे हैं कि भाई साउथ इंडिया को सौतेला माना जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया अलग रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कर भी नहीं पाओगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट ने अपनी पावर में से थोड़ा सा पावर को रिड्यूस करके सेंटर को देकर सेंटर नहीं बनाया है, बल्कि सेंटर ने स्टेट को क्रिएट किया है।
सेंटर तो स्टेट कभी सोचे भी ना सोच सकता है ये बात, और ना स्टेट के अंदर कोई बासिंदा, कोई पर्सन जो सोचे कि नहीं ऐसा, इट इज़ प्रैक्टिकली एंड आई विल से द कॉन्स्टिट्यूशनली बोथ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको जो पता है ये पॉसिबल नहीं है तो बेमतलब में क्यों हीरोपंती दिखाना। इसीलिए सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करो। हम इंडिया के क्षेत्रफल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं कि यूनिटी तोड़ रहे हैं, आप ऐसा काम कर रहे हैं कि इंटीग्रिटी तोड़ रहे हैं हमारे देश की। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर AZ फिजो था। AZ फिजो हिंदुस्तान से नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात करता था। हिंदुस्तान से नॉर्थ ईस्ट को अलग तो कर नहीं पाया, सुना है कि वही अलग हो गया, ठीक है, वही खुद देश छोड़कर भाग गया। कहाँ है, किधर है, आज तक पता ही नहीं चला उसका। तो बेटर है, ठीक है, इस तरह के ख्वाब कभी भी अपने सपनों में आने ना दे। ये बहुत ही बुरे ख्वाब हैं, ये बुरे सपने से कम नहीं। डिफेंड करना है कंट्री को। चौथा क्या कहता है, ड्यूटी डिफेंड करना है कंट्री को। डिफेंड बोले तो कभी कोई युद्ध का माहौल बन गया, ठीक है ना, कभी युद्ध का माहौल बन गया देश के अंदर, तो हो सकता है भाई देश आपको बुलाए, आपको सैलरी भी ना दे, ठीक है, आपको उतने बेहतर जो है मतलब खाने की व्यवस्था या इन सब की व्यवस्था भी ना दे, लेकिन फिर भी आपको लड़ना पड़ेगा देश के लिए, और सबको लड़ना पड़ेगा जिन जिनको बुलाया जाएगा। भाई कसम से मुझे लगता है कि इस मामले में तो मुझे भारत के लोगों पे पूरा भरोसा है। एक बार अगर देश बस बोल देना कि भैया पाकिस्तान जो है वो कल सुबह नक्शे पे जो है हिंदुस्तान में मिला हुआ चाहिए वो कल सुबह की बात करेंगे, शाम को चढ़ाई हो चुकी होगी, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये तो कूद चुके होंगे, ये तो पार कर चुके होंगे ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन रिटर्न जो है ना वो उसका भी वेट नहीं करेंगे, इतने भाई कूद चुके होंगे ये तो हमेशा एकदम उत्साही रहते हैं। और यूपी बिहार के लड़के, ओहो, यूपी बिहार के लड़के तो मतलब कसम से यूपी बिहार के लड़के बस बोलेंगे तुम बस पहुँचो उसके बाद हम आ रहे हैं। यूपी बिहार के लड़कों में मुझे पूरा भरोसा है, ये जाएंगे खाली हाथ लेकिन आएंगे खाली हाथ नहीं, ये अपना घर बसा कर लौटेंगे इस मामले में तो मतलब मुझे लगता है कि अबे भाई इससे सौभाग्य, मतलब एक तो भारत के लिए लड़ना भाग्य, ऊपर से पाकिस्तान में या देश के सरहद के उस पार जाकर लड़ना सौभाग्य। ये दोनों अगर किसी को एक साथ मिल रहे हो तो भाई साहब मुझे लगता है कि एक इंसान छोड़ेगा इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि सरकार जिम्मेदार है, इस वाले पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने आज तक कभी लोगों को मौका ही नहीं दिया। एक बार दिया था 62 में जो चाइना से लड़ाई हुई थी, तो चाइना वाली लड़ाई में एक बार मौका दिया था, और वो भी रिक्रूटमेंट के हिसाब से दिया हाइट वाइट कुछ नहीं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी है अंदर आओ। इसी में गए थे शायद मेरे हिसाब से अन्ना हजारे की हाइट कितनी है, वो आर्मी के लिए सिलेक्टेड हो सकते थे कभी नहीं, बट ही इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, रेदर नॉट आई विल से ऑफिसर, बट हाँ आर्मी के पर्सन रह चुके हैं। तो आर्मी में थे पहले 1962 के टाइम पे। मोदी जी का एक किस्सा है, पता नहीं अब बताते हैं कि ऐसा किस्सा है, बट ऐसा मैंने सुना था कि मोदी जी जब गुजरात में जब उनके पिताजी जब चाय बेचते थे, तो वही है जैसे भाई अब हमारे पिताजी कोई काम कर रहे हैं, हम शाम को चले गए दुकान पे थोड़ा हेल्प करवाने, कुछ करवाने, तो इस तरह से चाय बेची मोदी जी ने चाय बेची का मतलब MBA चाय वाले की तरह वो नहीं लगाया, स्टॉल नहीं लगाया, उस तरह का नहीं था, या गोल्डी चाय वाले की तरह जो है चाय छान के दे रहे हैं, वो वाला काम नहीं किया है। चाय का मतलब हो गया कि पिताजी चाय का काम कर रहे हैं, उसमें हाथ बटाया है, ये वाला। एक बार उसी पर्टिकुलर आई थिंक मेट्रो स्टेशन से पता नहीं वार्ड नगर था या पता नहीं, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। अरे यार मैं पता नहीं कभी कभी ना कुछ चीज़ें याद रहती है, ऑन द स्पॉट भूल जाता है जब बता रहा होता हूँ। तो उसमें क्या था कि वार्ड नगर में शायद मेरे हिसाब से लगता है कि रेलवे से वहीं से जाती थी ट्रेन, तो यहीं से आर्मी जाती थी। तो उस टाइम में 62 का आई थिंक वॉर था या 71 का वॉर था समथिंग, 62 का ही बताते हैं। तो उसके अंदर जा रहे थे आर्मी के लोग लगातार, तो मोदी जी को वहीं पे थे, मतलब when he was in the I think in the 8th year और 9th year, मतलब 8-9 साल के होंगे, ठीक है ना, 8-9 साल के होंगे, उसी टाइम की उम्र की है बताते हैं। और मगर बहादुर तो शुरू से ही थे,
ये तो है कि शुरू से ही ऐसे रहे कि कूद जाते थे किसी भी बड़े से बड़े। सामाजिक चिंतन जो है, सामाजिक चिंतन मोदी जी के अंदर बहुत छोटे उम्र से जो है मतलब कि आ गया उनके अंदर, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सामाजिक चिंतन के नाम पे कई लौंडे लफाड़ों को देखता हूँ, उनको देश से कोई मतलब ही नहीं है, देश समाज से कुछ मतलब ही नहीं है। समाज डूब रहा है, मर रहा है, कोई वो नहीं है, उसी जगह से रोज़ फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को। स्कूल जाते हुए उन्हें समस्या हो रही है, लेकिन कभी, मगर मोदी जी के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी। वो स्कूल टाइम से जो थे इन सब चीज़ों में आवाज़ उठाने वाले या इस तरह के थे, मतलब वो पैदा ही जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए हुए हैं, मतलब ऐसा मतलब कह सकते हो। तो बताते हैं कि मतलब वहाँ से ट्रेन जाती थी, तो एक बार मौका मिल गया मोदी को कि यार वहाँ से आर्मी वाले जा रहे हैं, तो पापा से जिद करने लगे कि मैं भी जाऊँगा, मैं जो है मतलब चाय पिलाऊँगा। बोला अरे रहने दे, जो छोटा है वो लोग सरहद पे जा रहे हैं, उनका काम है यार। बोला नहीं मेरे को जाना है। बोला तू क्यों जाएगा? बोला कि रास्ते में सो गए तो, रास्ते में सो जाएंगे तो फिर लड़ाई लड़ने कैसे जाएंगे, तो मैं उनको चाय पिला के जगाता रहूँगा। तो ये बात थोड़ी अच्छी लग गई, तो कहा ठीक है जा। तो ही वेंट, बताते हैं कि गए थे वो पूरे रास्ते चाय पिलाने के बहाने से, और पूरे रास्ते आर्मी के साथ एंजॉय करते हुए जो कुछ भी है मतलब एकदम मस्त मज़े लेते हुए। और जब वापसी में आए तो ऑलमोस्ट सारी आर्मी की डेथ हो चुकी थी, मतलब सभी मतलब जो है बॉर्डर पे जो है शहीद हो गए थे। तो ये सब चीज़ें मोदी जी ने बहुत करीब से देखी है। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसी वजह से इतना इंस्पायर्ड है। इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है इंसान यार, मतलब अपने काम में इतना डेडिकेटेड। इस बात के लिए तो तारीफ़ बनती है, इसके लिए तो तुम चाहे कुछ भी बोलो। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम पता ही क्या है, लोग ना आत्मविश्वास को ना अंधविश्वास समझ लेते हैं, इसीलिए जब कभी कभी जवाब नहीं दे पाते ना, तो उनके पास बेस्ट स्लोगन रहता है कि अंधभक्त है, अंधभक्त। मसला ये नहीं है तुम्हारे पास जवाब नहीं है, हम जानते हैं काउंटर करने के लिए, तो अक्सर आत्मविश्वास को अंधविश्वास में कन्वर्ट करके बोलते हैं कि तो अंधभक्त है। बट द रियलिटीज़ आर डिफ़र। एक इंसान सोचो यार, मतलब ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात डायरेक्टली। बंदे यहाँ पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाते, 20-20 साल लग जाते पॉलिटिकल करियर इस्टेब्लिश करने में, हैं सोशल स्टेटस पैदा करने में इंसान को 20-20 साल लग जाता है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कितनी लोगों की। और छोटा सा बैनर बनाते हैं 20 साल की राजनीति के बाद भी, और उसमें लिखवाते हैं कर्मठ कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता। वो इंसान डायरेक्टली सीएम एंड देन पीएम। क्या पर्सनैलिटी है यार, क्या पर्सनैलिटी है, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। गांव जैसे हमारे लौंडे लफाड़ों में क्या होता है कि भाई जैसे क्या होता है कि छोटे जैसे बच्चों में तो खैर बच्चे तो बच्चे हैं, ठीक है। इस किसी शायर का एक शेर है कि मतलब कि इस दुनिया में कुछ तो अच्छा रहने दो, कम से कम बच्चों को बच्चा रहने दो। तो बच्चों की तो खैर बात अलग है, लेकिन एक होता है कि जैसे देखा गया यूथ में भी देखता हूँ मैं, नए नए जो निकले हुए, कि अगर किसी 2-4 बंदों के ग्रुप में अगर किसी चौथे पर्सन के पास कोई चीज़ कम है ना, तो हम उसको लेकर ना क्रिटिसिज्म की भावना ले आते हैं अपने अंदर। है बताओ कैसा है यार, इतना भी अरेंजमेंट नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता, ये है वो है, ऐसा वैसा, बड़ी जल्दी आलोचना करने लग जाते हैं, बड़ी जल्दी कमियां निकालने लग जाते हैं। मोदी जी के साथ ऐसा किस्सा नहीं था। उनके एक दोस्त के पास स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था, तो स्कूल प्रशासन ने आने से मना कर दिया स्कूल में कि स्कूल नहीं आना। अब मोदी जी को बात पता चल गई हैं कि ऐसी बात है, वो 2-4 दिन से आ नहीं रहा। घर पहुँचे तो पता चला कि उसका स्कूल ड्रेस नहीं है, इसी वजह से आ नहीं रहा। तो और कोई होता तो या तो फिर छोड़ देता, और या तो कहता कि बताओ कैसे घर वाले हैं, या कैसा वो खुद है, या जो कुछ भी है। ही डिड नॉट डू दैट थिंग्स। इन्होंने अपने दोस्तों का ग्रुप बनाया, और दोस्तों का ग्रुप बनाकर उनको सबको इकट्ठा करके उनको बोला कि यार मेरा ना रामलीला में पार्टिसिपेट करने का बड़ा मन है, तो हम सारे मिलकर जो है ना हम रामलीला की तैयारी करते हैं। और गांव वालों के आगे क्यों ना हम एक रामलीला करें। सब लोगों को पार्टिसिपेट करवाया, नहीं पता था तो किताबें निकाली, सीखा जो कुछ भी है। आज ये जो कहते हैं कि रामलीला को लाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, ये विचारधारा उनके अंदर बहुत पहले से ही पैदा हुई, ठीक है। और गुजरात तो खैर हमेशा इन सब चीज़ों में रहा ही है, तो उनमें शुरू से ही था ये सब। तो उन्होंने वो टेक्स्ट पढ़े रामायण के, वो डायलॉग्स याद किए, दोस्तों को भी लिख लिख के दिए कि ये डायलॉग्स होते, सबको दिया, बांटा, और सब कुछ अरेंज करके जो है रामलीला का प्रोग्राम करवाया अपने फ्रेंड सर्कल में मिलकर। और उस रामलीला का प्रोग्राम करवाने के बाद जो है वहाँ के लोगों ने खुश होकर वहाँ पे दक्षिणा दी। उनको पता था कि वो पैसा देंगे, जो कुछ भी है दान वान जो कुछ भी वो देंगे, और उन पैसे को इकट्ठा करके जो है अपने देश के लिए जो है यूनिफॉर्म लिया। ये
ये वाला तरीका नहीं अपनाया कि पापा से पैसे निकलवा लिए या चुरा लिए या यहाँ से वो कर लिया, ये कर लिया, ये सब काम नहीं किया, ये किसी से मांग लिए, ये सब काम नहीं किया। ठीक है, खुद के दम पे, अपने दम पे जो है उस पैसे को जनरेट किया और उस जनरेट करके पैसे को जो है सामने वाले को वो चीज़ प्रोवाइड की। और ये कहते हैं कि जैसे स्टीव जॉब्स का एक कॉन्सेप्ट है कनेक्टिंग डॉट्स। कनेक्टिंग डॉट्स का मतलब हो गया कि आप बहुत समय पहले कोई काम करते हैं और बहुत समय बाद उस काम का फ़ायदा मिलता है आपको, जब आप उसे कनेक्ट करते हैं, इसे कहते हैं कनेक्टिंग डॉट्स। तो बताते हैं कि मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, उसी चीज़ को जो है, उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो उन्होंने बचपन में अप्लाई किया था, उसको बाद में गुजरात में इम्प्लीमेंट किया, जिसे कहते हैं मेला। आज देखो, गुजरात हिंदुस्तान का इकलौता स्टेट है जहाँ पर साल के 365 दिन मेले लगते हैं और बेमतलब की इनकम है, वो कुछ नहीं करना उसके अंदर। गुजरात में ऐसे रन ऑफ कच्छ पूरा खाली पड़ा था, इनने का लगा दो मेला। कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा। ना तो अपनी तरफ से कैपिटल लगाना पड़ा, ना खुद जाकर व्यापार करना पड़ा। जितने भी लोग थे उनको कहा कि मेला, रन ऑफ कच्छ में घूमने के नाम पे जो है, रन ऑफ कच्छ ऐसे भी घूमने का इलाका था ही था, थोड़ा और डेकोरेट कर दिया सरकार ने, बस इतना सा काम कर दिया, सारे लोग आ गए मेला लगाने के लिए। 365 दिन मेला चलता है गुजरात के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे खुद जान पहचान के लोग हैं, इसी वजह से मुझे इस बात का आइडिया है। 365 दिन मेला चलता है और 365 दिन खड़ी इनकम है। और मैदान खाली था, अलॉट कर दिया कि जाओ यार लगाओ मेला, जब ज़रूरत पड़ेगी मैदान खाली करवाने की करवा लेंगे। रन ऑफ कच्छ में क्या ही कुछ करेगा कोई इंसान। अमिताभ बच्चन को फ़ोन कर दिया कि थोड़ा सा अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाता तो आप बोल देंगे, तो खैर आपको तो पूरा देश सुनता ही है। जैसे अमिताभ बच्चन ने 1 रुपये नहीं लिया। अमिताभ बच्चन ने बोला कि यार ये तो कितना बढ़िया काम है यार, 1 रुपये। सलमान खान को बुला लिया, ये पता नहीं कोई फेस्टिवल होता है गुड्डी पड़वा का शायद, मेरे हिसाब से कुछ होता है ना ऐसा, उस फेस्टिवल में वो पतंग उड़ाने के लिए बुला लिया सलमान खान को। सलमान खान आ रहा है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं भाई, कैसे नहीं होगा। कुछ भी करना पड़ा। इसे कहते हैं गुजराती का दिमाग, इसे कहते हैं बनिए का दिमाग। ये सब काम के मामले में मोदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखने लग जाते हैं, फिर आप कुछ सीख नहीं पाते पर्सन से। दिस इज़ द ऑल सेट पर्सन डिफेंड द कंट्री। प्रमोट करना हार्मनी को, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे को प्रमोट करो। ठीक है, भाईचारे को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। 5वां पॉइंट जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रमोट करना है हार्मनी। हार्मनी बोले तो हमारे अंदर जो समरसता है, एक रूपता है, ठीक है, और जो कॉमन ब्रदरहुड है हमारे पीछे, भाईचारा। भाईचारा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन ब्रदरहुड यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। आज भाईचारा तो नहीं है हमारे बीच में। और भाईचारा का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट जो है, सबसे बेहतर तरीका जो है देश में एकता को, भाईचारे को स्थापित करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, आप चाहे कितनी भी, मतलब कहते हैं ना, कितनी भी बड़े से बड़ी आप क्रिटिसिज्म कर लो, आप किसी को कितनी भी आलोचना कर लो किसी भी इंसान की, बस लहजा अगर ठीक है ना, अगर गर्म से गर्म बात को नरम से नरम लहजे में कहने का अगर तरीका अगर आपको मालूम है ना, और सम्मान, रिस्पेक्ट के लिए क्या लगता है मुझे कि समझ नहीं आती। किसी को रिस्पेक्ट देने में कोई करेंसी लगती है क्या? कोई US डॉलर लगता है क्या? कुछ है? कोई इंडियन रुपीज़ कोई डिमांड है क्या किसी को रिस्पेक्ट देने में? और रिस्पेक्ट से आप अगर बात कहते हैं ना, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है। इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग, एक्सेप्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल। और उस रिस्पेक्ट में 1 रुपये नहीं लगता। बताओ यार, दुनिया में सबसे जो कहते हैं ना कि जिन चीज़ों में पैसा नहीं लगता, अक्सर इंसानों से बड़ा सोचता है कि भैया कल को जब हम बड़े होंगे ना, तो यहीं पे 2 BHK का जो है फ्लैट लेंगे। यार कल को बड़े होने की बात भी कर रहा है, फिर मकान लेने की बात कर रहा है। थोड़ा बड़ा बोल ले, पूरा अपार्टमेंट ही अपना होगा। बोलने में क्या जा रहा है? जब अब फ्री का काम है ये सोचने में कोई पैसा लगता नहीं। अब बड़ा सोचने में, जब बड़ा ऊपर से बड़ा भी सोचने की बात कर रहे हो, जब बड़ा सोचने की बात कर रहे हो तो सोच ही लो यार, उससे बड़ा क्या दिक्कत है? जो काम फ्री के होते हैं अक्सर इंसान उसमें डर रहा होता है। इसी में है सम्मान। किसी को रिस्पेक्ट देने में कोई पैसा नहीं लग रहा है यार। रिस्पेक्ट देके चलो यार,
ये चीज़ तो बनी रहने दो कम से कम यार हमारे बीच में, बाकी फिर हम अपनी बात कह सकेंगे, उसी के मुहाने हम सारी बात कह भी देंगे। द बेस्ट वे टू क्रिटिसाइज समवन इज़ व्हाट? स्पीक इन अ वे सो दैट पर्सन कुड डाइजेस्ट। कौन सी बात कहाँ पर कैसे कही जाती है, ये अगर सलीका हो तो हर बात सही जाती है, हर बात सुनी जाती है। ये तरीका बस पता होना ज़रूरी है। ये कॉमन ब्रदरहुड को जो है प्रमोट करने का सबसे बेस्ट मीडियम है। उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है दैट इज़ व्हाट? रिच वैल्यू जो है, रिच हेरिटेज को प्लस कंपोजिट जो हमारा कल्चर है उसको प्रमोट करना। रिच हेरिटेज क्या, कंपोजिट कल्चर क्या? आज से नहीं, दशकों से क्या, सेंचुरी से जो है हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है ना, सब साथ में रहते हुए हैं और हम सबका कंपोजिट कल्चर है। गंगा जमुनी तहजीब कह लो या गुरु शिष्य परंपरा कह लो। गुरुओं का जितना सम्मान हम करते हैं उतना सिख भी करते हैं, हमसे ज़्यादा करते हैं। उनके तो भगवान ही गुरु है, हमने उनके गुरुओं को अपना गुरु माना, उन्होंने भी हमारे भगवान की रिस्पेक्ट की। बस एक इसी पॉइंट पे आगे जो है मसला सारा अटक जाता है, हिंदू मुस्लिम। पहले तो ये क्लियरिटी करना ज़रूरी है कि साथ में रहने में फ़ायदा है या नुकसान है। अच्छा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या? मैं सेक्युलर और जो है मतलब आई विल से कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, एक लॉजिकल डिस्कोर्स में एक बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या, जिसकी वजह से विश्व पटल पे हम अपने आप को जो है अलग दिखा पाते हैं, या कोई भी देश हमसे लोहा लेने से पहले जो सोचता है, वो सबसे बड़ी ताकत क्या है हमारी? परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन्स दैट वी हैव। दुनिया के अंदर 8-9 मुल्कों के पास है, उसमें एक हमारे पास भी है, हैं? जब 1945 में अमेरिका ने जब न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया तो पूरी दुनिया देखती रह गई मुँह कि अरे बताओ यार, अमेरिका न्यूक्लियर वेपन लेके चल रहा है। और उसने तो ट्रेलर भी दिखा दिया, टीजर दिखाया फिर ट्रेलर दिखाया, और दोनों दिखाए तो दिमाग ख़राब हो गया। तो अमेरिका का वर्चस्व बना। यूएसएसआर को लगा कि यार अमेरिका तो यार बिल्कुल एकदम लेमलाइट में आ रहा है, तो 1949 में उसने भी डेवलप कर लिया। जब 1949 में यूएसएसआर ने डेवलप किया, जो रशिया ने डेवलप किया, तो दोनों के दोनों फिर दुनिया डर गई कि यार अब इनमें से किसी एक के सहारे जीना पड़ेगा। वो दो ध्रुवों में दुनिया बट गई, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। फिर 1952 के अंदर जो है ब्रिटेन ने डेवलप कर लिया, 60 में फ्रांस ने डेवलप कर लिया, 64 में चाइना ने डेवलप कर लिया। तो हमारी हालत और ख़राब हो गई कि यार बगल में यार चाइना ले आया यार, हम दिमाग ख़राब हो गया। तब हमें डर के रहना पड़ा इन देशों से, अमेरिका से, यूएसएसआर से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, चाइना से, इन सब से डर के रहना पड़ा कि यार इनके खिलाफ गए ना तो काम ख़राब हो जाएगा। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि किसी के न्यूक्लियर वेपन फेंकने से जो है मतलब कि कोई फेंकेगा और ऐसे फेंकेगा कि पूरा देश ही ख़त्म कर देगा, लेकिन एक डर तो रह गया ना मन में कि यार कल को न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो गया तो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब न्यूक्लियर वेपन को जब डेवलप किया तो उन्होंने अपने हाथ देखकर रोया वो इंसान कि मैंने ये क्या कर दिया। वो एक अलग कहानी है कि किस परिप्रेक्ष्य में किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन तो बहुत ही मतलब लिबरल पर्सनैलिटी है, बहुत ही जेन्युइन पर्सनैलिटी है एल्बर्ट आइंस्टाइन, मगर ऐसे हालात पैदा हो गए कि जिसकी वजह से उन्हें करना ही पड़ गया, तब जाके उन्होंने किया। लेकिन जब किया तो वो इस हाथ को देखकर रोए कि यार ये क्या हो गया मेरे से। उस इंसान ने जाते जाते कहा कि इफ़ देयर इज़ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर देयर इज़ नो वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन में, और ये रियलिटी है आज भी, न्यूक्लियर वेपन में इतनी पावर है उसके अंदर कि पृथ्वी को 3 बार ख़त्म किया जा सकता है। पहले पृथ्वी के अंदर पूरे पृथ्वी में जो है वो फायर रोटेट करेगी, फिर वो पृथ्वी फूटेगा, फिर उसके बाद और फूटेगा, फिर उसके बाद और फूटेगा, 3 बार फूटेगा। इतना पोटेंशियल है। दुनिया के अंदर जो टॉप 10 लिस्ट है थ्रेट की कि किस किस चीज़ से दुनिया ख़त्म हो सकती है, उसमें नंबर 1 पे न्यूक्लियर वेपन को रखा गया है, नंबर 2 पे नेचुरल क्लाइमिटीज़ को रखा गया। बताओ, बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात, सुनामी, हमने इनको दूसरे पे रख दिया दूसरे, तीसरे, चौथे पे रख दिया। पहले पर न्यूक्लियर वेपन, और किसने बनाया? इंसान ने।
हैं। हिंदुस्तान बड़ा इस बात को लेकर सोचता रहता था, कोशिश हमने भी कम नहीं की। 1974 में हमने ऑपरेशन जो है स्माइलिंग बुद्धा किया, वी फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। हमने भी कोशिश की, ऐसा नहीं कि पहले के हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट वर नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड अप्रोप्रिएट फॉर दैट, बट वी फेल्ड। तो हमें ये ताकत दी किसने? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। APJ अब्दुल कलाम तो एक मुस्लिम ही है। दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत लेके हम लोग चल रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन, उसके बाद जो इंडिया कॉन्फिडेंस में आया कि हाँ अब बात करो, अमेरिका ने हम पे सेंसन लगा दिया। 1998 में जानने के बाद सीधा सेंसन लगाया हम पे। हिंदुस्तान के वांदे हो गए खाने तक के उस टाइम पे, ऐसी हालत पैदा हुई। लेकिन उस टाइम पे भी हमें बचाया किसने? वही सऊदी अरबिया, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर में काम करने वाले उन तमाम हमारे जो वर्कर्स हैं, उन लोगों ने दबा के जो है वहाँ से पैसा भेजा, उस पैसे से हम बचे। देन अगेन वो हाँ मोहम्मद हामिद को कैसे भूल सकते हैं यार, जिस इंसान ने जो है 9 पाकिस्तान के जो हैं वो टैंक आए और 9 पाकिस्तान के टैंक के सामने 2 टैंक लेकर जो है फिर भी उन सबको उड़ाने में कामयाब रहे, अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी, लेकिन उन टैंक को हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर आने नहीं दिया। वो पर्सन उसको भूल सकते हैं? भाई यार देखना पहले ये है लॉजिकली कि ये हमारी ताकत है या हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान है। हाँ ठीक है, सिविलाइजेशंस की प्रॉब्लम है, थोड़ा सिविलाइज की ज़रूरत है, एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। और जितना काम मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है और ये ऐसे डाटा भी है, जितना मुझे लगता है कि मुस्लिम्स अब जाके डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं ना पिछले इस टाइम पे, पिछले 20 सालों में, या सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट के बाद अगर मैं बताऊं, उतना पहले नहीं हुए। मतलब कुल मिला के जिन लोगों ने संरक्षित किया, जिन लोगों ने इनके नाम पे वोट लिया देश के अंदर, जिन लोगों ने इन्हें वोट बैंक बना के रखा, उनसे बेनिफिट नहीं हुआ। जिन लोगों से इनकी तू मैं उनसे ज़्यादा इनके बेनिफिट हो रहे हैं। बीजेपी ज़्यादा इनके लिए बढ़िया पॉलिसी बनाती है। द रियलिटी बीजेपी को, जबकि इनके मुस्लिम्स के जो है मतलब कि वोट्स नहीं जाते हैं, ये रियलिटी भी है और फिगर आउट भी है, ज़्यादा नहीं जाते। उसके बावजूद भी जो है सबसे ज़्यादा पॉलिसी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने का काम बीजेपी, और सबसे ज़्यादा लड़ाई भी इन्हीं के बीच में। अक्सर ऐसा होता है, हमारी जो क्रिटिसिज्म ज़्यादा कर रहा होता है ना, हम उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि यार ये फिर क्रिटिसिज्म करेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, या हमारी फिर आलोचना करेगा। और बीजेपी को पता है कि वो हम पे, मुस्लिम्स पे हमेशा आरोप लगाएंगे कि हम माइनॉरिटीज़ हैं, हमें पसंद नहीं करते, इसलिए हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे। बीजेपी का ज़्यादा टिल्टेड रहता है कि नहीं यार मुस्लिमों के लिए भी बनाते रहो पॉलिसी साथ साथ, वरना फिर वो ओवैसी साहब हैदराबाद से आवाज़ लगाएंगे। ये ज़्यादा काम करवाते हैं। कांग्रेस ने इतने वोट लिए, सब कुछ भी लिया, लेकिन ठीक है अब जो भी हालात रहे, लेकिन नहीं हुआ, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। चाहे वो खुद की इनकी थोड़ी कमी रही, या पॉलिटिकली जो बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिल पाया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो पाया, जो भी है। बस ऐसी नारेबाजियों में दिखा रहे हैं लड़ाई, हकीकत में है नहीं। हकीकत में काम करती है बीजेपी, इनके लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। साथ रहने में फ़ायदा है, नुकसान है, देखना पड़ेगा। जिस दिन हम ये समझ गए, कंपोजिट कल्चर हमारा फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे भी ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि हिंदुस्तान की ज़मीन के अंदर नफ़रत के बीज बोना जो है वो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े कलंदर आ गए इस धरती के ऊपर और कोई कुछ ना कर पाया। और यही हमारी रिच हेरिटेज है, यही हमारी जो है विरासत है, ये हमारी अमूर्त विरासत है। उसके बाद अगर हम देखें कि प्रोटेक्ट, इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, आज ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है। पहले इतना नहीं था, बट अब तो खैर ये हो ही गया है। इसके ऊपर भी बड़ी अच्छी डिबेट हो सकती है, अच्छा मतलब कि टाइम स्पेंड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर। नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इसका ध्यान रखो यार। ये सब चीज़ें ज़रूरी है भाई, वक्त के साथ ना चीज़ें बदलनी ज़रूरी है। डाइवर्सिटी इज़ द रूल ऑफ नेचर, ऐसी नहीं हम टैगलाइन बना के लिखते थे स्कूल के अंदर, ये रियलिटी है। जितना पानी पहले था उतना पानी अब नहीं है, ये हकीकत है। अब अगर रोक दिया, अगर अब इस पर सरकार पॉलिसी बनाने लग जाए, कुछ करने लग जाए कि यार होली में यार थोड़ा सा हमें पानी का ख्याल रखना ज़रूरी है,
तो ये देखो इनको हिंदुओं के त्यौहार में दिक्कत हो रही है। भाई यार अब ये कोई 1400 और 1500 शताब्दी वाला ज़माना थोड़ा चल रहा है। दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के मेजर पार्ट्स जो हैं वो अभी ऑरेंज अलर्ट पे है। मतलब पानी की समस्या कभी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये अलर्ट है। और फिर होली के टाइम पे कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं के साथ ही खिलवाड़ होता है। अब हमारे फेस्टिवल डिज़ाइन इस तरीके से किए गए। मैंने कहा बेस्ट मीडियम, कौन कह रहा है कि तुम अपने फेस्टिवल से कॉम्प्रोमाइज़ करो? डोंट कॉम्प्रोमाइज़। हम रंग किस लिए लेके आते हैं भाई? ये जाहिल कुछ जो है ये कीचड़ लगा कर बताओ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। अब ऐसे ऐसे मांगों को पूरा करें हम, ये काम रह गया सरकार का। कई लोगों ने तो कई जगह पे तो इस तरह के कल्चर प्रमोट कर रहे हैं कि कपड़े फाड़ते हैं होली के दिन। सुना है ये? मैं कहा यार हद होगी। मैंने लिटरली ये चीज़ देखी अपनी आंखों से, इसलिए मेरे को बड़ा वो लगा कि मैंने कहा ये कौन सा कल्चर और इसकी डिमांड चाह रहे हैं। और कुछ कह दो तो कहते हैं कि बताओ हिंदुओं के फेस्टिवल पे ही ज़्यादा आक्रमण करते हो तुम लोग। मेजॉरिटी वैसे तो बहुत सारे, अबे यार रंग है हमारे पास। ऐसी वो दिवाली के टाइम पे दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो है प्लेसेस में आता है वर्ल्ड के अंदर। नॉट इन इंडिया, आई विल से इन द वर्ल्ड इट कम्स इन द टॉप 10 पोजिशन, ऑन द टॉप 10 पोजिशन आई विल से। और उसमें भी क्या कहते हैं, अगर पॉल्यूशन को रोकने के लिए अगर कह दिया कि भाई पटाखों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, तो भाई हिंदुओं के फेस्टिवल में अबे यार अगर पटाखे क्यों बजाए जाते हैं? उस कलर को देखना अच्छा लगता है, प्लस उस साउंड को सुनना अच्छा लगता है, उसको बड़ा प्लीजेंट वॉइस लगता है। जब आकाश में जब जाते हैं हमारे स्काई शॉट जाते हैं तो देखने में क्या शानदार लगता है। यही सब चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें चलो ठीक है हमने ये अलाउड कर दी। साउंड का ही मैटर है ना। ये जो तुम कौन कौन से परमाणु बम छोड़ रहे होते हो दिवाली में, कौन कौन से सुतली बम छुरछुरी छुरछुरी चलेगा यार वो स्काई शॉट भी चलेगा। ये सुतली वुतली बम छोड़ो ना यार, इसकी जगह पे सबसे बेस्ट जो मतलब ऐसे ही मैंने एक कंपेन ऐसे लॉन्च किया था। मतलब ऐसे ही मैंने अपने 2-4 सर्कल में मैंने फ्रेंड को भेजा कि यार ये कर सकते हैं क्या हम। मैंने कहा यार दिवाली में क्यों हम क्या कहते पटाखे को, ये सुतली बम इन सबको प्रमोट करें। अगर आवाज़ सुनने का इतना ही मन है तो यार क्यों ना हम इसकी जगह ढोल को प्रमोट करें। ढोल कैन बी द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द सुतली बम। और ऐसा नहीं है कि ढोल के लिए कोई फेस्टिवल, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ही चाहिए। दिवाली में कौन मना कर रहा है? दिवाली में ऐसा कौन कहता है कि ढोल नहीं मंगाए जा सकते? ढोल में पूरा का पूरा मोहल्ला साथ नाचेगा। ढोल में जो है सारे के सारे लोग ढोल के रिदम पे, ढोल से बढ़िया म्यूजिक है क्या किसी का? जब ढोल बजते हैं तो शादियों में जो लोग रुकते नहीं हैं जब तक ढोल वाला ना रुक जाए। और लगातार जब तक पैसे चलते रहते हैं तो डांस चलता रहता है। ये भी तो तरीके हैं यार। पटाखे में एक बंदा फोड़ता है, 4 बंदे देखते हैं, 2 बंदे डरते हैं। ढोल के अंदर 50 बंदे भी खड़े हैं तो 50 के 50 एक साथ नाच सकते हैं, अगर वॉइस ही मैटर है तो। अगर वॉइस ही सारे के सारा पंगा है कि वॉइस चाहिए तो यार इससे बढ़िया क्या मीडियम रहेगा यार। ढोल को प्रमोट करो सामूहिक तौर पे से। अभी तिरंगा यात्रा की बड़ी वो चल रही है, हर पार्टी कह रहा है हम निकालेंगे तिरंगा यात्रा। बिल्कुल निकालो यार, एकदम देशभक्ति का माहौल बना दो। दिवाली के टाइम में ये भी तो चल सकता है ना, इस तरह के प्रमोशन भी किए जा सकते हैं, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट भी किए जा सकते हैं। और कभी आप लोग कोशिश करके देखना, इस तरह की बात कभी पूछ के देखना। आप 2 ऑप्शन देना सबके सामने, एक तरफ पटाखे और उससे जो होने वाला वो धुआं है, ठीक है, जो दिल्ली के अंदर जब फेस्टिवल ख़त्म होता है दिवाली का, उसके बाद जब एनजीटी और वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है कि हम बिना पिए जो है वो 44 सिगरेट जो है कंज्यूम कर रहे हैं, उसके धुएँ को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एक वो वाला चाहिए आपको, या दूसरा ये ढोल। और ढोल में आप देखना वो जो आप देखो महाराष्ट्र के अंदर गणेश पूजा होता है, वहाँ पे शिवाजी का फेस्टिवल होता है, भाई साहब ढोल में पागल कर देते हैं। वहाँ पे नाच नाच के लड़के लौंडे लफाड़े। ये करो यार, पूरा माहौल बनाओ एकदम, हमें बुलाओ, हम भी आएंगे, हम भी खाली रहते हैं उस दिन। और क्या, आइसोलेटेड ज़िंदगी है ये हमारी ऐसे भी, उसमें बुलाओ ढोल में और ढोल में नाचेंगे। फिर ये चीज़ें प्रमोट करो यार, ये बेस्ट चीज़ें हैं। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है आज की डेट में, दुनिया भर में पॉलिसीज़ बन रही है इसके लिए। उसके बाद हो गया आपका ह्यूमैनिज़्म। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करो, ह्यूमैनिज़्म को, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अभी ये पहला वाला जो ये इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ के साथ ही आप इसको अटैच कर सकते हैं। साइंटिफिक आपका टेम्पर हो गया। साइंटिफिक टेम्पर में आपका जो है आई विल से
इन्वायरमेंट को भी आप एक साथ जोड़ के लेके चल सकते हैं। ऐसे साइंटिफिक टेम्पर मतलब कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको पहले पता नहीं क्लास में बताया था नहीं बताया था, मैंने कहा था कि एक मैं लीडर को देख रहा था, पता नहीं कौन थे वो, क्या कर रहे थे पता नहीं, शायद कोई बीजेपी के थे, ठीक है ना, इस तरह के धांसू आइडिया वही लेके आते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ग्लोब उन्होंने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, ग्लोब लेके आया, ग्लोब में पानी डालकर कह रहे हैं ठंडा हो जा ठंडा हो जा ये साइंटिफिक आइडिया यही नहीं कहते ना, गो करो ना गो। वो रामदास अठावले जो है वो बीजेपी के अलायंस में जो है, एनडीए अलायंस में महाराष्ट्र से, वो कह रहे गो करो ना गो। अबे यार तुम इतने बड़े नेता होकर यार तुम गो करो ना गो कर रहे हो यार मेरे को इतना कॉमेडी लगा था। एक तो खैर वो ऐसे ही कॉमेडियन टाइप के है, वो जब भी लोकसभा में बोलते हैं राज्यसभा में बोलते हैं मज़ा आता है उनको सुनकर लेकिन वैसे भी मैंने कहा वो सब बातें सही लगती है, वो भी थोड़ा सा हंसी ठिठोली होनी चाहिए संसद में, मज़ा आता है उसको देखकर। एज एन ऑडियंस हम कह रहे हैं इस बात को कि हमें बड़ा मज़ा आता है। सर आप लोग बिल्कुल ये माहौल बना के रखें, अच्छा लगता है देखने में कि यार हमारे सारे सांसद चाहे किसी भी दल से हैं लेकिन साथ में बैठकर जो है हंसी ठिठोली या इस तरह की बातें भी रखते हैं और एक कॉमन ब्रदरहुड वहाँ नज़र आता है, अच्छा लगता है उसे देखकर। लेकिन यार ये कोई तरीका हुआ यार, ये तुम इतने बड़े नेता हो यार, तुम यार गो करो ना गो कर रहे हो वो मोमबत्ती जलाकर वो कह रहे गो करो ना गो मैंने कहा यार ये गो करो ना गो क्या फिल्म है यार कोई इतना बड़ा नेता ऐसे काम करता है यार। जब आपको पता है कि हेल्थ मेजर्स लेने ज़रूरी है उस टाइम पे, जब उस टाइम पे जो है किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जाए, अवेकन किया जाए, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस तरह के स्लोगन्स को प्रैक्टिकली ग्राउंड पे लेके आने का काम है आप लोगों का। आप जो है वहाँ पर यार गो करो ना गो कर रहे हो हैं, थाली पीट रहे हो। तो देख थाली पीटने वाला भी यार वो भी मेरे को समझ से बाहर लगा, लेकिन जो भी है मैं इसमें ज़्यादा तर्क नहीं लगा रहा था, ठीक है, मुझे बस मज़ा आ रहा था जो भी है, कभी कभी भारत के जो लोग होते हैं ना वो तर्क वितर्क वाला काम नहीं करते, बस वो इसीलिए करते कि उन्हें मज़ा आ रहा होता है। तो मुझे इसीलिए कर रहा, मैं इसीलिए कर रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था वो बिल्कुल मैं एज एन ऑडियंस मैं कर सकता हूँ भाई, आई कैन डू दीज थिंग्स, मैं एंजॉय कर सकता हूँ जो कुछ भी है, मैं ठीक है एंजॉय कर लिया। लेकिन अब भाई गवर्नमेंट हमारे लिए गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट हमारे पेरेंट्स, गवर्नमेंट लाइक व्हाट, पेरेंट्स जो कहेंगे भाई बच्चों को फॉलो करना पड़ता, हम कर रहे थे फॉलो लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरे को साइंटिफिक टेम्पर नज़र नहीं आ रहा था। ये जो साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रखा है एच में, ये साइंटिफिक टेम्पर नहीं नज़र आ रहा था मेरे को। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यार साइंटिफिक टेम्पर के अंदर बात करें, खासकर जो सोशल स्फेयर में जब हम हो, सोशल फेस में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें जमती है, कुछ समझ में आता है, लेकिन यार ऐसा तो ना कि आप जब समाज के अंदर हैं उसके अंदर आपको साइंटिफिक टेम्पर को मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसी बात करो जो साइंटिफिकली जो है वो जो पॉसिबल हो। कई लोगों को ये नहीं पता कि सर साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है, ये साइंटिफिक टेम्पर को क्या, साइंस बोले तो क्या, साइंस का मतलब क्या, साइंस का मतलब सिंपल सी बात है इम्पीरिकल स्टडीज़। इम्पीरिकल स्टडीज़ 3 आधारों पे होती है। इम्पीरिकल स्टडीज़ जो है वो आपकी 3 आधारों पे होती है। सबसे पहले क्या आप करते हैं, ऑब्जर्वेशन। कोई भी काम जब आप करते हैं पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, फिर आप उस ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं। कभी कभी एक्सपेरिमेंट पहले हो जाता है, ठीक है ना, आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने एक्सपेरिमेंट पहले किया फिर ऑब्जर्व किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आप लोगों को, आपने एक प्लांट लगाया और प्लस तीसरा है एविडेंस, उसके आधार पे क्या एविडेंस आपके हाथ आया, और उसके आधार पे जब कोई बात कहते हैं तो लगता है कि साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से बात कही जा रही है। आपने एक प्लांट लगाया, ठीक है, आपने एक प्लांट लगाया, मान लो कि एक्सपेरिमेंट किया आपने प्लांट का, और लगातार उसको ऑब्जर्वेशन में रख रखा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि धीरे धीरे प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप उसमें नोटिस कर रहे हैं। और उसके आधार पे आपने कहा कि हाँ यार अगर प्लांट लगाए और उसके ऊपर लगातार पानी डाला जाए और सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता रहे तो वो ग्रो होता है। ये ऐसे करके काम करता है साइंस ने कह दिया कि भाई कि जैसे ज्ञान ने कह दिया क्या कि भाई ऊपर जो है चंद्रमा है, सूरज है, ठीक है, अलग अलग तरह के ग्रह है, नक्षत्र है, ठीक है, तारामंडल है, ये सब बातें किसने कह दी, ज्ञान ने कह दी, मैंने कोई बात कह दी। साइंस उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता साइंस कहता है कि मैं जाकर देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा और उसके हिसाब से एविडेंस आएगा तब मैं मानूंगा कि हाँ है। तो हमारे सैटेलाइट्स, हमारे जो हैं लोग गए वहाँ पे, हमने रॉकेट्स लॉन्च किए, लोगों को भेजा,
और वहाँ से जो हमने एविडेंस निकाला कि हाँ यार ये ज्ञान सही था। तो समझ आई बात। ज्ञान और विज्ञान दोनों में फ़र्क है। दुनिया में पहले क्या आया? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान को ना झुटलाए, ज्ञान है, बिल्कुल है, लेकिन जितना वो वाकई तथ्यात्मक तौर पे जो दिखता है, लगता है, महसूस होता है और वो वाकई में सिद्ध होता है, उसको ही साइंस मानता है। और ऐसी बातों को करने वाले साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग होते हैं। ठीक है, एविडेंस के आधार पे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दैट इज़ ऑल। उसके बाद हो गया ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का मतलब मानवतावाद पे आपका ध्यान रहना चाहिए। देखो दुनिया के अंदर सारे राइट्स में सबसे ऊपर राइट जो है वो क्या है आपका? दैट इज़ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन्स सबसे ऊपर है। मानवता का ध्यान आपको रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मानवता के खिलाफ हो। भाई आप कैसे कैसे इंसिडेंट देखेंगे देश के अंदर, कई बार दिखता है। एक अभी देखा था रिसेंट में, एक केस हुआ था, पता नहीं कहाँ, साउथ में था या पता नहीं कहाँ पे था, आई थिंक सेंटर में था, मतलब सेंट्रल इंडिया में, कि पता नहीं किसी एक हाथी के मुंह में पटाखे रख के उसके मुंह फोड़ दिया था। देखा था? मतलब लिटरली यार ये ह्यूमनिज्म के एकदम खिलाफ है। इट्स आउट ऑफ द कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसा काम नहीं करना है आपको। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है ना, आपके मन में अगर कोई सवाल है तो पूछे। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जनरेट करना हमारा काम है। ठीक है, और रिफॉर्म, जैसे कि लिबरल्स अक्सर रिफॉर्म के पक्षधर होते हैं, रिफॉर्म भी ज़रूरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का एग्जांपल है कि भाई जैसे सेब बहुत पहले से बहुत बार गिरा होगा, हमेशा गिरता रहा, लेकिन न्यूटन ने उसे नोटिस किया कि भाई ये सेब नीचे क्यों गिरा। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि भाई ये नीचे क्यों गिरा। तो उसके गुरु ने उसे धमकाया नहीं कि कैसी बेवकूफ़ वाली बात कर रहा है, ये कैसी बात कर रहा है, भाई यार सेब नीचे नहीं जाएगा तो कहाँ आसमान में जाएगा। उसे चमकाया नहीं, सुनाया नहीं। उसने उससे कहा कि पता लगा कैसे गिरा नीचे। तो निकल गया न्यूटन खोजने। न्यूटन ने खोजना स्टार्ट किया, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी उसकी रही। इसकी वजह से आज की डेट में हमारे पास ग्रेविटी है, फोर्स का मोशन है, मोशंस है हमारे पास, फोर्स की स्टडीज़ है हमारे पास, न्यूटन्स के लॉज हैं हमारे पास। आज इसकी वजह से सैटेलाइट की फैसिलिटी है हमारे पास, ये क्लाउडिंग की फैसिलिटीज़ हैं, क्लाउडिंग मैसेजेस की क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ हैं। ये आपका जो है आज की डेट में जो ये एरोप्लेन्स है, ये सब चीज़ों की फैसिलिटी हमारे पास है। किस वजह से? इन्हीं स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को, जिसको हमने बढ़ने दिया। ये हमारी जिम्मेदारी से बढ़ा है। उसके बाद सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक की प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना। अब ये इस पर तो मैं खैर नहीं बोलूँगा, चाहूँगा ये पता ही आप लोगों को कि भाई आप और हम कितना फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, कि भाई एक्सीलेंस पे ध्यान देना, काबिलियत बड़ी गहरी चीज़ है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, आप सबने देखी होगी, मैं फिर भी जिन्होंने नहीं देखी वो एक बार देख ले यार। ऐसा हो नहीं सकता यूपीएससी करने वाला वो मूवी ना देखे। 3 इडियट मूवी सबने देखी होगी। 3 इडियट में जानते हैं आप, रणछोड़ दास श्यामल दास चांचर का एक फेमस डायलॉग है कि बच्चा कामयाबी नहीं काबिलियत के पीछे भाग, कामयाबी जो है झक मार के आपके पीछे आएगी। तो बस वही वाली बात है ये आपका जे वाला। और पेरेंट और गार्जियन के ऊपर देखो एक है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है कि स्टूडेंट के पास फंडामेंटल राइट है, मतलब 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के पास फंडामेंटल राइट है क्या लेने का? एजुकेशन लेने का। और यहाँ पे पेरेंट्स और गार्जियन के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटी है उनको एजुकेशन देने का, प्रोवाइड करने का। ठीक है ना? तो एज अ माता पिता जो है आपकी जिम्मेदारी है क्या करने की? भाई अपने 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को पढ़ाने की। ठीक है, बस दिस इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी है। 4 मिनट है, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सा? ये रिफॉर्म। या रिफॉर्म का मतलब हो गया कि भाई जैसे परिवर्तन को लेकर अक्सर जैसे अक्सर देखते हैं आप, परिवर्तन को लेकर कई सारे लोग जो है वो पक्षधर नहीं होते उसके। जैसे हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट है, आप रिलीजियस टेक्स्ट में कोई बदलाव की बात करें। एक बार मैंने गलती कर दी थी, एक बार ऐसे मैं कोई गलती नहीं करता और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कोई गलती ना करे इस मामले में। ठीक है, किसी भी ज्ञानी पंडित को, किसी भी मतलब मौलाना को समझाने की कोशिश ना करे, वो उल्टा आपको ही ज्ञान दे के चले जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया उनसे कि गुरुजी ये आत्मा क्या होती है, तो आधे घंटे तो पहले वो आत्मा का इंट्रोडक्शन देगा आपको उसके बाद आपको देगा ज्ञान और कोई चीज़ अगर आपको लग गई गलत है उसके बाद आप कुछ ही कह नहीं सकते। ऐसे जैसे एक मतलब हमारे में एक होता है कि मतलब जैसे किसी की डेथ हो जाए ना, तो घर की महिलाएं जो है नून बारती है। नून बारना बोले तो नमक
नहीं ले सकती। 13वीं तक नमक का प्रोसीजर ही नहीं है। तो एक दूर के किसी रिलेटिव के यहाँ पर जो है डेथ हो गई। उस रिलेटिव के यहाँ डेथ जो हुई ना, तो क्या हो गया कि फीमेल्स को, जितनी फीमेल्स थी घर को, उनको जो है नून बारना था, मतलब नमक छोड़ना था 13-14 दिनों तक। उस नमक के छोड़ने की वजह से क्या हो गया, 13 दिन बाद जिस दिन 13वीं थी उसी दिन एक इंसिडेंट ये हो गया कि सामने वाला पर्सन भी एक्सपायर हो गया, वीमेन एक्सपायर हो गई। मतलब अपनी सासू माँ का वो कर रही थी और बहू जो है 13वें के दिन वो भी एक्सपायर हो गई। तो भाई बड़ा सुनकर बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि ऐसे ही हमारे थे एक रिश्तेदार, मैंने उन्हें कहा, जब मुझे पता चला इसके बारे में कि उनको प्रॉब्लम थी, उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, तो 13 दिनों तक उन्होंने कुछ नमक नहीं खाया होगा, और अगर खाया भी होगा तो कुछ मिठाई लिया होगा, क्यों नमक ले नहीं सकती। 13 दिनों तक लगातार जो है बीमार होने के बावजूद भी इस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ा। तो मैंने कहा कि ये चीज़ नहीं होती अगर, या ये अगर नियम नहीं होता, और बीमार को तो शायद मेरे हिसाब से इसमें माफ़ कर देना चाहिए। तो जब ये बात बोली तो भाई साहब ऐसा आग बबूला हो गए वो, कि सदियों से चली आ रही हमारी परंपरा, सदियों से चली आ रही हमारी जो विरासत की संस्कृति है, उसको तुम बदलोगे। कितनी महिलाओं ने जो है इससे भी बदतर हालात में जो है बसर करके जो है इन नियमों का पालन किया है, और तुम इन नियमों को बदल दोगे। ऐसी खड़ी खड़ी बात सुनाना स्टार्ट कर दिया मेरे को भाई साहब। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा मालिक मैं तो बस ऐसे ही भटक गया था, राह भटक गया था मैंने, जो मैंने प्रश्न आपके आगे दागे उसके बाद हम ऐसे भागे कि दोबारा कभी दिखे ही नहीं तो मैंने फिर ख़त्म कर दिया कि मैंने कहा नहीं। तो ये सब रिफ़ॉर्म है, रिफ़ॉर्म को बढ़ावा देने वाले आप रहे, हमेशा आपकी ड्यूटी है कि आप रिफ़ॉर्म को एक्सेप्ट करने वाले लोग बने। दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए कॉट किए क्योंकि आपके दिमाग में सब चीज़ें रहे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ याद रहेगा। नोट्स बना लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल माय कॉन्फैक्ट्स, और कॉन्फैक्ट्स के कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स आपके क्लियर हो रहे नहीं हो रहे मुझे बताते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।